नमस्कार, पेप्टेक के खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक मशहूर शख्सियत से जिनको अक्सर आपने बड़े पर्दे पर देखा है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, लेकिन फिलहाल कलाकार की हैसियत से कम और एक राजनेता की हैसियत से ज्यादा राजा बुंदेला जी हमारे बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से छतरपुर पधारे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर उनका यहाँ पर आना हुआ है। 5 दिवसीय कार्यक्रम है। सदस्यता अभियान के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन विभिन्न पहलुओं पर भी उनसे बातचीत जरूर होगी। खासतौर पर जिस फील्ड से वो ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। राजा बुंदेला जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आप इतनी बढ़िया फिल्म इंडस्ट्री, चकाचौंध वाली लाइन, और आपका नाम भी राजा है, तो फिर ये गलियों की खाक क्यों छानी जा रही है राजनीति में आके? जिंदगी में हर आदमी कोई ना कोई अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। एक लंबे समय तक मुझे लगा था कि सिनेमा मेरा लक्ष्य है और मैं एक अगर एक्टर बन गया और सिनेमा में पर्दे पर चला गया तो मैं इसको पूरा समझूंगा और मेरी ज़िंदगी को कामयाब मानूंगा जी। लेकिन सिनेमा में काम करने के बाद एक 15-20 साल मुझे लगा कि नहीं, दूसरे के लिखे डायलॉग, दूसरे के तैयार किए हुए कपड़े, दूसरे का बताया हुआ डायरेक्शन, सब कुछ दूसरे का था। खुद का कंट्रीब्यूशन तो भी नहीं था। वो तो ये जो शरीर है जो कुदरत ने दिया था उसको लेके खड़ा था। तो मुझे लगा कि वो भी पूरा नहीं है। वो मेरा हो सकता है एक क्षणिक लक्ष्य रहा होगा जिसको मैंने पाया। उन्हीं दिनों बुंदेलखंड की स्थिति मैं पढ़ता भी रहता था, जुड़ा भी था। जब मुझे लगा कि बुंदेलखंड में इतनी बदहाली है, भुखमरी है, बेरोजगारी है जी, और कोई ना तो नेता, ना कोई सोशल वर्कर, ना कोई कलाकार बुंदेलखंड के हालात पे कभी चर्चा नहीं करता। बुंदेलखंड कैसा था, कितने बहादुर थे, ये सब बातें करते थे, लेकिन हालात पे कोई चर्चा नहीं करता था और हालात की तस्वीर किसी को नहीं दिखाता था जी। तो दोस्त, उसके चलते मैं बुंदेलखंड वापस आया। हमने कहा चलिए देखें तो जो समय जब सिनेमा से खाली मिला, सीरियल से खाली मिला, तो बुंदेलखंड आया। और जब एक बार आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पे तो अगर मैं समय दूंगा तो मेरी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं सार्थकता मिलेगी जी। और वो जो हम कहते हैं ना कि आप अपने ज़िंदगी को कुछ माने दीजिए, कुछ ऐसा करिए कि आपके जाने के बाद भी लोग याद करें। वो जो 4 कंधे पे ले जा रहे हैं वो तो करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है कि आप उनके कंधों पे, लेकिन जो भी नहीं साथ हैं वो भी याद करें। तब फिर मैं बुंदेलखंड से जुड़ा और तब से लेके आज तक जब मुझे समय मिलता है, जिस रूप में भी समय मिलता है जी, मैं बुंदेलखंड के लिए कार्यरत हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि दूसरों का डायरेक्शन, दूसरों के बनाए कपड़े और ये तमाम चीजें, लेकिन इसके बाद जैसा कि जानकारी है आपने फिर डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, मतलब कि अपना खुद किया जाए, तो क्या उसमें संतुष्टि नहीं मिली या फिर वो दुर्भाग्य से हुआ क्या? जो डायरेक्शन किया वो बुंदेलखंड की सब समस्याओं पे किया। प्रथा पहली फिल्म उठाई जो बनाई, जबकि उसमें इरफान जो इस वक्त इंटरनेशनल एक्टर है उनको मैंने ब्रेक दिया। आपके यहीं मालथौन में शूट हुई थी। हमने मुझे चांद चाहिए सीरियल बनाई, वो भी यहीं ललितपुर और झांसी में ही शूट हुई थी। दुर्भाग्य से मैंने अपने व्यवसाय को अपने इस बुंदेलखंड से जोड़ दिया, तो वो शायद घेलमेल हो गया है कि वो जो कमर्शियल जिसकी हम बात कर सकते थे, जिस सिनेमा में हम 4 पैसे डालते हैं और 4.25 या 5 कमाते हैं, वो मेरे साथ नहीं हुआ। जो मेरी कमाई थी, मैंने बुंदेलखंड की समस्याओं पे फिल्में बनाई। अभी पन्ना में भी हाल ही में एक फिल्म बनाई, एलेक्स हिंदुस्तानी, जो सत्य घटना पर आधारित है जी। तो मैंने जो निर्देशन किया, मुझे लगा यार हम बुंदेलखंड को तो बॉम्बे ले नहीं जा सकते, तो क्यों ना बुंदेलखंड के यहाँ अपने कलाकारों को ले जाऊँ। वहाँ रोजगार भी मिलेगा, लोग कलाकारों को देखेंगे, फिल्म में जिनको एक्टिंग करने का मौका मिलेगा एक्टिंग भी करेंगे, दूसरे पहलू से भी जुड़ेंगे। तो वो मैंने उल्टा गंगा को उल्टा बहा दिया, जो मेरे लिए व्यवसायिक तौर पर मेरे लिए सही नहीं रहा। बाकी तो काम तो करते रहते हैं। तो वो जो निर्देशन वाला मामला था, अब 1-2 फिल्में मैं ऐसी बना रहा हूँ, आउट ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत मेरी दाल रोटी से जुड़ी है। जिनको जैसे एक मलेशिया में अभी फिल्म पूरी मैंने शूट की है, दिल तो दीवाना है, जिसमें राज बब्बर हैं, सीना तमान है, तो वो कमर्शियल है, वो बुंदेलखंड से हटके है। लेकिन बाकी सारी निर्देशक की हुई फिल्में बुंदेलखंड से आस पास जी। चलिए दर्शकों, वैसे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है, फिर भी जो आजकल का यूथ है शायद उसको जानकारी ना हो, इस लिहाज से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सोचें कि आखिरकार बुंदेलखंड मुंह क्यों आ गया। राजा बुंदेला जी ललितपुर से ताल्लुक रखते हैं, यहीं उनकी
पैदाइश है बुंदेलखंड के ही हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम आवश्यक है और यही इसी लिहाज से उन्होंने बुंदेलखंड का रुख किया। और राजा बुंदेला जी, अब सवाल यहाँ हम राजनीति की ओर आते हैं कि बुंदेलखंड की, जैसे आपने बात कही कि इसको विकास किया जाए, अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मुहिम, इसके पहले भाजपा आपने अभी ज्वाइन की, लेकिन इसके पहले आप जब कांग्रेस में थे तब आपने कांग्रेस में भी ये मुहिम चलाई, तो ये क्या माना जाए कि फिर अब आप बीजेपी में आए हैं, ये एक तरह का अवसरवाद कहें, इसको क्या कहेंगे? देखिए, अब आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, मेरे लिए तो एक लक्ष्य की साधना है जी। मैं कांग्रेस में जब था तब राहुल गांधी जी से, इनफैक्ट अगर 2004 का चुनाव जो मैंने लड़ा था, मैं अगर उसको याद करूं तो सोनिया गांधी जी से मेरी सीधी मुलाकात हुई थी और मुलाकात करवाने वाले मोतीलाल बोहरा जी थे। और हमने उनसे कहा भी था कि आप मुझे टिकट तो दे रहे हैं लोकसभा के चुनाव की, लेकिन ये मान लीजिए मेरा पूरे चुनाव में एक ही नारा होगा, बुंदेलखंड राज, और उसी पर ही मैं वोट मांगूंगा। तो उन्होंने हाँ भरी और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, राज बनना चाहिए जी। इसके चलते मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसके बावजूद भी मैंने किसी तरह से कांग्रेस का कोई विरोधाभास नहीं किया, काम करता रहा। हुआ ये कि मेरा लक्ष्य उनको पता था, मैंने ना तो कोई पार्टी की पोस्ट मांगी कि चुनाव के बाद चलिए आप मुझे कहीं से प्रतिनिधि बना दीजिए या कोई लाल बत्ती बना दे दीजिए सदस्य, हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरा लक्ष्य बुंदेलखंड राज है। भोपाल की एक पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से, जबकि इस बुंदेलखंड राज के लिए मना कर दिया, जबकि इसके पहले अगर आप बुंदेलखंड का राहुल गांधी का दौरा उठाएं तो मैंने उसकी पूरी कल्पना की प्रारूप बना के उनको दिया। 7,622 करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो मैंने पूरा, जो आधा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के लिए, आधा मध्य प्रदेश के लिए, वो दिया। और पहली बार जब बुंदेलखंड में राहुल गांधी जी आए, यहाँ पे घसौली में गए थे, वो मैं ही उनको लेके आया। जिस व्यक्ति ने मुझे इतने सालों बुंदेलखंड की बात पे सहमति दी, और प्रेस में अगर व्यक्तिगत एक दूसरे हम और आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हो और वो मना करते तो मैं मान भी जाता कि चलो ये बात गंभीरता नहीं है। हमारे आलोक तोमर जी ने ये सवाल उठाया, आप ही के पत्रकार बंधु हैं, 2 बार उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि इस वक्त बुंदेलखंड राज्य नहीं बनना चाहिए, हम बुंदेलखंड के विकास के लिए बात करेंगे। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि हम पक्षधर हैं, बहुत बड़े लेवल की बात है, चूंकि वो प्रेसिडेंट है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में इस बड़े लेवल पे आपसे किसी ने आश्वस्त किया है? कौन है नाम? राजनाथ सिंह जी के समक्ष जब वो अध्यक्ष थे, मेरी ज्वाइनिंग हुई है और उसी मंच पर हुई थी जिस मंच पर नरेंद्र मोदी जी थे। तो क्या उन्होंने कहा कि ये आश्वासन? उन्होंने कहा हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं जी, हमने छोटे राज्य बनाए हैं, हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं और आपकी मांग को भी हमें पता है। और अगर कहीं कांग्रेस जैसा भाजपा ने धोखा दे दिया? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं इतने दिनों इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनकी सहमति है, लेकिन इनके ही प्लेटफॉर्म पर रह के पार्टी के विचारधारा के अनुकूल ही मुझे काम करना है जी। और मैं एक दूसरी बात आपको बता दूं, मैं सत्ता के बाहर रह के 18 साल लड़ चुका हूं। सत्ता के बाहर रह के आप कभी किसी सत्ताधारी से कोई बात मनवा ही नहीं सकते जी। आप अन्ना हजारे से बड़ा आंदोलन तो जेपी जी का हुआ है, उससे बड़ा तो आंदोलन अभी देश में कोई हुआ नहीं। क्या हुआ आज तक? लोग क्या जन लोकपाल बिल पास हुआ? क्या नहीं हुआ ना। हमें ये लगा कि मैं शायद मेरा रास्ता गलत है, मंजिल तो मुझे मालूम है कहाँ है, लेकिन हो सकता है ये रास्ते गलत हैं। तो मैंने फिर इतिहास उठाया कि किस तरह से लोगों के राज्य बने। शिबू सोरेन को उठा के देखिए, शिबू सोरेन और सूरज मंडल 2 झारखंड के एमपी आया करते थे जी। वो कई बार बीजेपी में रहे और कई बार सापा में कांग्रेस में रहे, दोनों के सत्ता में रहे और अल्टीमेटली दोनों से सहमति बना के उन्होंने झारखंड बनवा लिया। यही उन्होंने तेलंगाना में भी चंद्रशेखर राव ने भी किया। टीआरएस बीजेपी के साथ थी, फिर कांग्रेस के साथ आ गई, मंत्री भी बने, आज तेलंगाना बन गया। उन्होंने जो आंदोलन किया उस तरह का आंदोलन किया कि आपको आगाह करा रहे हैं, चेतन करवा रहे हैं। हमारा तो बिल्कुल नॉन विरोधी आंदोलन था, हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ ही डंडा झंडा उठाते थे। अब मुझे लगा क्यों नहीं सरकार की जिसकी मानसिकता छोटे राज्यों के साथ में रह के असहयोग करके करेंगे? नहीं, साथ में रह के
अनुरोध करके करेंगे। सहयोग क्यों, हम अनुरोध यात्रा निकालेंगे, अनुरोध के सवाल पर हम उनसे कहेंगे आप चर्चा करें। और इसकी, क्योंकि मेरा लक्ष्य उनको पता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में इनका काम किया, मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधानसभा के चुनाव में काम किया, अभी नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव थे उसमें काम किया। मुझसे आप कितना ही काम करवा लीजिए, ना उनसे मैं पार्टी की कोई पोस्ट मांग रहा हूँ। सिनेमा भी जो मेरा है अवंती बाई में अभी मांडू में शूट कर रहा हूँ, माहेश्वरम में शूट कर रहा हूँ, तो हम अपने सिनेमा को भी यहाँ ले आए, तो मेरे लक्ष्य की ओर भी तो देखना पड़ेगा। मैं सर ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी पार्टी ने आपको दायित्व सौंपा है कि सदस्यता अभियान चलाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी आपको किसी अन्य मुद्दे की तरफ उलझा रही है और इस मुद्दे को गौर किया जा रहा है, सेकेंडरी किया जा रहा है? क्योंकि अभी जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं या नगरीय निकाय चुनाव, इस चुनाव में कभी भी ना तो मुख्यमंत्री ने और ना ही किसी अन्य नेता ने इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं टच किया। आपको भी एक अलग लाइन दे दी कि चलिए अभी तो आप सदस्य बनाने में जुट जाइए। ये कब खत्म होगा और कब इस पे एक बार फिर से विचार विमर्श होगा? देखिए, मुझे भी ये बात समझ में आना चाहिए कि देश की इस वक्त प्राथमिक समस्याएं क्या हैं। जी, एक इतने लंबे अरसे के बाद कांग्रेस से सत्ता बीजेपी के हाथ में आई है। देश किस हालात से गुजर रहा था हम सबके सामने है। गौड़ समस्या सुरक्षा की थी, आर्थिक स्थिति की थी, करप्शन की थी। इन सब समस्याओं के बीच में अगर मैं कहता नहीं जी पहले मेरा राज बना दूं, तो मैं मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं हो सकता था। मुझे मालूम कि देश में जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती है दूसरे फैसले बिल्कुल गौड़ होंगे। ये एक तो ये बात। दूसरा, मैं भी कोई बच्चा नहीं हूं कि मुझे भी अगर इस्तेमाल कोई करता रहेगा तो मैं इस्तेमाल होता ही रहूंगा। मैं भी इसी अनुभव के सहारे जी रहा हूं और उनको गाहे बगाहे इनको खबर भी कर देता हूं। तो आप ये निश्चित मानिए कि इस वक्त जो हालात हैं, विदर्भा में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने और विदर्भा की मांग कर रहे हैं। इधर आपके पड़ोस में ही झांसी में उमा भारती जी चुनाव जीती हैं लोकसभा का, और उन्होंने इस एक नहीं कई मंचों से कहा कि 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तो मैं अकेला ही नहीं हूं, अब तो बहुत सारे लोग हैं मेरी आवाज को आवाज देने वाले। उमा भारती जी कोई छोटी मोटी नेता तो नहीं है, केंद्र में मंत्री हैं, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो अगर उन्होंने कोई बात कही है सोच समझ के ही कही होगी, तो मेरे लिए यह है कि मैं जिस लक्ष्य को साधे हूं उसको साधे रहूं, और पार्टी जो मुझसे उम्मीद कर रही उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मैं अपने लक्ष्य को उनकी उम्मीदों के आगे ना रखूं, मेरे लक्ष्य उनके संज्ञान में रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये मालूम है, आप भी जानते हैं कि हालात देश के इस तरह बन रहे हैं कि देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटने से ही देश की भलाई है। उत्तर प्रदेश दुनिया के 4 देशों में, बड़े देशों में एक शामिल है। 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश कैसे चलेगा, आप ये बताइए। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव घड़ी है कि अगर विकास और सबको साथ की बात कर रहे हैं तो आपको देश की ताकत को बांटना पड़ेगा। आप एक ही जगह सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। राजा बुंदेला जी, एक सवाल इस तरह से लेना चाह रहा हूं कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया और ये तमाम चीजें चल रही हैं। हालांकि इस पर तो एक बहुत बड़ा काम होता है कि हम किन किन जिलों को शामिल करें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिला के। लेकिन मैं हाल की बात कर रहा हूँ, एक दिन पहले ही प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश 1000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जे में आ रहा है। हमारे पास, हम बुंदेलखंड बना लेंगे जब अभी अगर 10-15 साल की सरकार जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा सुशासन मान रही है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है, तो हम क्या उम्मीद करेंगे बुंदेलखंड से? देखिए, जब कोई नया राज्य बनता है उसको 100% जो जिसको अनुदान और सहायता, फिर क्या होगा केंद्र से, फिर क्या होगा? नहीं 5 साल हम कब तक एक एफडी को लेकर चल सकते हैं? हम सरकार की योजना बता रहे हैं। 5 साल तक 100%, सेकंड 5 ईयर 50%, उसके बाद 25%। दूसरा, आप अपने बुंदेलखंड के जितने भी खनिज संपदा है, अगर आप उसमें जाके कंप्यूटर पर देखें तो हम झारखंड के बाद दूसरे नंबर के। लेकिन मैं यहाँ इसलिए रोकना चाहूंगा कि आप पन्ना गिनाएंगे या ग्रेनाइट गिनाएंगे, कबरई गिनाएंगे, राजस्व गिनाएंगे, लेकिन वहाँ के लोगों की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वहाँ इसलिए नहीं सुधरी है कि उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी आप नहीं है। 7 नदियों का पानी आपके पास है, वो पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 4 जगह आप बिजली बनाते हैं, वो बिजली आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में बन रही है बुंदेलखंड में, लेकिन जाती नोएडा में 24 घंटे नोएडा जलता है, जगमगाता है।
कानपुर जैसे मुर्दा शहर को आप बिजली देते हैं, आपका पानी कानपुर में जाता है। जिस व्यवस्था पर आपका हक ना हो, इस घर में आप हैं, आपकी सारी चीजें हैं, अगर इस पे कोई आदमी आपके बगैर पूछे, आपके बगैर जरूरत की चीजें बांटना शुरू करे, तो आप तो उसी तरह रहेंगे जिस तरह से बुंदेलखंड है। आज क्या हुआ, आज झारखंड का देख लीजिए, झारखंड के पास जो खनिज है आज कहां से कहां पहुंच गया। आज आप उत्तराखंड भी देख लीजिए, उत्तराखंड के पास तो कुछ नहीं, केवल टूरिज्म है और रिलीजन है। यात्री पहुंचते हैं और उधर पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन आज देखिए उनकी स्थिति आपके उत्तर प्रदेश से लाख अच्छी है। आप छत्तीसगढ़ आपके पड़ोस का है, आज उसकी जीडीपी उठा के देख लीजिए। हमें अपने खनिज पर खुद को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, खुद को हम जरूरत के हिसाब से उसका बंटवारा करें, तो उसका सीधा फायदा हमें पहुंचेगा। हम जरूरत के बाद हम किसी और को दें वो अलग बात है, लेकिन आपको पूछे नहीं जाए और आपको वो चीजें हो जाएं। जैसे अभी मेहरौनी में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा हूँ, एक 100 एकड़ के आसपास सोना निकला है, और वो सोने का तो कोई मतलब है ही नहीं आपके लिए। वो तो सीधा कोई विदेश की कंपनी आएगी, राज्य को पैसा देगी, केंद्र को पैसा देगी और खुद लेके चली जाएगी। ललितपुर में ही एक बिजली बिरला के साथ बिजली प्लांट बना है। आप कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं तो बल्कि जनता से कहूंगा, उस बिजली का 1% भी ललितपुर जिले में किसी को नहीं मिलेगी। ये कैसे हो सकता भाई? ललितपुर 18 घंटे अंधेरे में रहे और तुम उसी की छाती पे बिजली बनाओ जी। उसी का पानी, उसी की जमीन और उसी के लोग, और उनको उसका फायदा नहीं। अगर कुछ प्रतिशत उसका राज्य को मिलता रहता है, बस वो राज्य को मिलता है, उस क्षेत्र को नहीं मिलता, उस शहर को नहीं मिलता। तो यही मजबूरी है, और इसी वजह से हम सफर कर रहे हैं। पंजाब में 5 नदियां हैं, पंजाब को आप उठा के देखिए संपन्न है। यही हरियाणा घास का प्रदेश कहा जाता था, आज हरियाणा को देखिए पंजाब के मुकाबले खड़ा हो गया है, सबसे अच्छे आपके एथलीट्स दे रहा है। चले, कहने का मतलब कि एक उम्मीद है, बेहतर उम्मीद एक नहीं अगर बनेगा तो उम्मीद पूरी अच्छा होगा। अब थोड़ा राजनीति से अलग हटके कुछ सवाल कर लेते हैं कि जैसा कि सभी जानते हैं कि आपकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, कहीं उनको ये नहीं लगता होगा या आपसे शिकायत नहीं होती होगी कि इतने अच्छे थे, मुंबई में फिल्म कर रहे थे, सीरियल कर रहे थे, अब कहाँ ये झक मारते घूम रहे हैं? नहीं, देखिए जिंदगी में एक समय तक तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं, फिर वो शिकायतें धीमे धीमे खत्म हो जाती हैं, फिर वो आपकी आदतों में शुमार हो जाती हैं। उनको लगता है कि ये मेरे लिए ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी मेरा हिस्सा है, मैं एक ऊर्जा पाता हूँ। मुझे लगता है कि ये काम अगर हो जाएगा तो मेरे बच्चे गर्व से कहेंगे कि मेरे पिताजी इस कार्य में कार्यरत थे। और इसी तरह मेरी पत्नी भी सोचती है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक अच्छे कार्य के लिए, जैसे कहते हैं ना, किसी सफलता के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है, तो निश्चित तौर से मेरी पत्नी ने मुझे इतना सहयोग दिया, जबकि इस पृष्ठभूमि की नहीं है, वो बंगाल की है जी। लेकिन मेरे बच्चों को बड़ा करने की परवरिश और मेरे पूरे बुंदेलखंड के इस आंदोलन, एक बार उनका नाम जरूर ले दीजिएगा। अरे उनका नाम सुष्मिता मुखर्जी है, और मेरी पैदल यात्रा में यहीं खजुराहो से यहाँ से निकली थी और बराबर बुंदेलखंड के लिए वो संघर्षरत हैं। और ओरछा में आपके मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक रुद्राणी कलाग्राम भी बनाया है, जो उन्हीं की देन है यहाँ के बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए। आखिरी सवाल, चूंकि आप एक कलाकार हैं, बेसिकली कलाकार हैं और इस बुंदेलखंड में काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड में भी अब की स्थिति मैं आपको ये बता दूं कि हमारे छतरपुर से ही 2 लोग, एक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में छतरपुर से वर्तमान में सत्र में, और एक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, इसके पहले इश्तियाक खान पन्ना से और धीरेन्द्र द्विवेदी टीकमगढ़ से, तो काफी कलाकार निकल रहे हैं। और बस थोड़ा सा कमी ये रह जाती है कि उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अभी भी नहीं मिल पा रहा। वो क्या उम्मीद रख सकते हैं आपसे? मेरी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से चर्चा हुई है। पहली कड़ी में हम लोग 14 तारीख से 18 तारीख तक आपके खजुराहो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसमें बाहरी कलाकारों को बुलाने के अलावा हम एक हाट बाजार बना रहे हैं, जिसमें यहाँ लोकल जितने लोगों ने अपनी फिल्में बनाई, चाहे वो बुंदेली में हो, चाहे मालवी में हो, चाहे ब्रिज में हो, चाहे किसी और भी भाषा में हो, अगर वो रीजनल फिल्में हो और अपनी नहीं बेच पाए तो हम एक उनको केबिन दे रहे हैं, और केबिन में हम उनको पूरी व्यवस्था करके दे रहे हैं। 5 दिन आए, हमारे साथ रहें, खाएं पिएं और अपनी फिल्म चलाएं। जो बिक जाएगी उसका 20% वो केवल उस खर्चा पानी को दें और बाकी 80% वो ले जाएं। एक तो हम ये कर रहे हैं।
दूसरा, हम श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, शेखर कपूर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को ला रहे हैं। खजुराहो में 5 दिन वो रहेंगे। हम पूरे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग, क्या आप आएँ, उनसे इंटरेक्ट करें, किस तरह का सिनेमा बन रहा है, किस तरह का सिनेमा बनना चाहिए, और श्याम बेनेगल कैसी छोटी फिल्मों को उनको बना के बाजार का कर रहे हैं, कमर्शियल ना बनाए। जो सबसे बड़ी बात शिवराज सिंह जी ने मानी है वो ये है कि हम 5 अलग अलग भाषाओं का एक हब, एक केंद्र बना रहे हैं खजुराहो में, जिसमें छत्तीसगढ़ी भी आ जाएगी, बुंदेलखंड भी आ जाएगी, मालवी आ जाएगी, भोजपुरी आ जाएगी, ब्रज। और हम छोटी छोटी फिल्में 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की फिल्में बनाएं, उनका बाजार हम यहीं तय करें। हम वो फिल्म बना के, जैसा अभी होता है बॉम्बे भाग जाते हैं, जी जी जी, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का एक बहुत अच्छा बाजार इसलिए उन्होंने बनाया कि उन्होंने वहीं पर रखा, पटना, रांची, उसी के आसपास घूमते रहे। हमने यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, तो वो इस बात के लिए एग्री कर गए। हमने कहा ना तो आप फिल्म सिटी के लिए हमें 20-100 एकड़ जमीन दो, हमें आप इतना कर दो कि इस प्रदेश में जो भी फिल्म बने वो टैक्स फ्री हो, और जितने भी मल्टीप्लेक्सेस मध्य प्रदेश में हो वो 1 हफ्ते वो फिल्म जरूर चलाएं। ये नहीं कि सलमान की ही फिल्म चल रही है, शाहरुख की भी चल रही, तो इसके लिए वो एग्री हो गए। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं और जिसके लिए वो एग्री भी कर रहे हैं। अब जब आपके यहाँ फिल्में बनना शुरू होंगी, जैसे टूरिज्म वाले अब सिंगल विंडो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के कलाकार भी उसमें लिए जाएंगे। समस्या जो है भैया वो मैं आपको बता दूं, यहाँ का कलाकार क्या करता है कि पहले 2-4 दिन तो बहुत कलाकार अच्छा वो अपना शालीनता और सब दिखाता है, तो उसके बाद वो फिर बिगड़ जाता है, बड़ा हो जाता है। हाँ, बड़ा हो जाता है। फिर उसको लगता है कि अब तो मैं शाहरुख हो गया यार, मूर्तियों की क्या बात मानूं। हमें कॉन्स्टेंटली अपना सही रूप, सही भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे। जी हाँ, और ईमानदारी से जो है वही प्रेजेंट करेंगे, तभी आपको फल भी मिलेगा और आपको काम भी मिलेगा। चले तो साथियों, राजा बुंदेला जी से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, कलाकारों के मुद्दे पर बातचीत की, और खजुराहो में जैसे कि आपने बताया कि फेस्टिवल होने जा रहा है, और इससे निश्चित तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त हैं। मैं एक बात और कहना, मैं पेप्टेक के इस चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इस क्षेत्र के जुड़े लोगों से वो 1 to 1 करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और अपनी बात उनसे कहते हैं और उनकी बात कहने का ये मौका देते हैं। मैं आप सबके लिए नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और देश का नंबर 1 चैनल बने। धन्यवाद। तो इस तरीके से एक बुंदेलखंड का जो सपना देखा है, हम सब उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस लक्ष्य में, वो अपने सपने में सफल हों, आगे बढ़कर उसमें भागीदारी करें। और इसके अलावा जो युवा हैं, चूंकि तो युवाओं के लिए भी बेहतर काम करने का उनका एक लक्ष्य है, कलाकारों के लिए भी एक उद्देश्य है। ये तमाम उद्देश्य पूरे हों, नए साल की बधाई उनकी तरफ से हो ही चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि नए वर्ष में कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो। ऐसी उम्मीदों के साथ राजा बुंदेला जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।